मेरे सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स और जो पीएटी में बैठना चाह रहे हैं आगे के लिए, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि पीएटी में पेपर कैसा आता है। सबसे पहली बात तो ये है, तो कुछ बच्चों को डर सता रहा है कि सर पेपर कैसा आता है कैसा आता है। तो मैं आज आपको ओरिजिनल जो पेपर आया है 2023 में, उस पेपर को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लगभग 20 क्वेश्चंस। तो 30 क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उससे आप मेरे साथ साथ में मूल्यांकन करते चलें। तो मैं आपसे क्वेश्चंस करता रहूँगा, इसका आंसर कौन सा होगा। तो आप देखेंगे कि आपके कितनी परसेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, और मैं ऐसे ही और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन देता रहूँगा। प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन 2023 के मैंने अभी 20 क्वेश्चंस इसमें लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस और आते जाएंगे। तो क्वेश्चंस किस तरह से बोर्ड में आते हैं पीएटी में, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले ऐसा आप देखते हैं कि पेपर में दोनों मीडियम में आते हैं, हिंदी मीडियम भी आता है, इंग्लिश मीडियम भी आता है। तो इस क्लास को भी दोनों मीडियम एक साथ ले सकते हैं, हिंदी मीडियम भी ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम भी ले सकते हैं। तो कभी कभी हमें ये देखना होता है कि जो ऑप्शन रहते हैं ना, वो हिंदी की तुलना में इंग्लिश पे फाइनल ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इंग्लिश मीडियम का विशेष ध्यान रखें। तो दोनों क्वेश्चन होने से ये फायदा होता है कि अपना इधर भी देख लो और उधर भी देख लो, तो ऑप्शन दोनों ही बने रहते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान दें, जब किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो तो इंग्लिश को थोड़ा सा ज़्यादा रेफर करें, और टोटल हिंदी पढ़ाने वाली कोचिंग ज्वाइन ना करें, क्योंकि कॉलेज में जो प्रोफेसर लोग हैं वो सब पीएचडी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो इंग्लिश होते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो लगभग ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जो लगभग इंग्लिश और हिंदी दोनों का क्या रखते हो, कंबाइन रखते हो, मिक्सचर रखते हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज सिचुएटेड, यानी एग्रीकल्चर में हम बात करें कि वेजिटेबल पे जो रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। सिचुएटेड मतलब स्थित है। तो जब हमें यदि इसमें समझ में नहीं आती है तो यहाँ देख लेंगे, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो हम इसमें से भी ले सकते हैं और इसमें से भी ले सकते हैं। तो आप बताइए, पहले अपना एक डॉट पेन लीजिए, और आप मेरे क्वेश्चन के साथ साथ में आप पहले इसका आंसर लगाइए, फिर मैं बताऊंगा आपको। लगाओ, जल्दी लगाओ। एक रफ ले लो, फेयर ले लो, जो भी है, पेन डॉट ले लो, उसके बाद आप लगाएंगे, है ना। तो बताए इनमें से कौन सा है। आप देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ए नंबर हैदराबाद, बी नंबर बेंगलुरु, और सी नंबर वाराणसी, और डी नंबर नई दिल्ली। अब बताओ जल्दी कहाँ है, जल्दी बताओ। ठीक, लगा लो, अपना आंसर लगाओ बैठ के। ठीक है ना। तो अपना टाइम हो गया, आप 1 मिनट में इसको सॉल्व कर लिया हो, तो आप बताएं। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें से हम बात करेंगे हैदराबाद की, तो मैं नहीं बताऊंगा अभी। आप इसको देखें कि बेंगलुरु दिया है, तो ये बेंगलुरु में IIHR दिया हुआ है, तो ये तो है नहीं इसका, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया है, रिसर्च संस्थान है, तो ये तो हॉर्टिकल्चर की पूरी है बेंगलुरु में, तो ये भी नहीं है। दूसरी बात, अब इस पे आए बनारसी, तो यहाँ देखेंगे वाराणसी, देखेंगे तो वाराणसी इसका आंसर सही है, क्योंकि इसका जो वेजिटेबल है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द वेजिटेबल रिसर्च इज द सिचुएटेड, कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे बेंगलुरु में, वो सॉरी वाराणसी में स्थित है। ठीक है। अब कहीं ऐसा आ जाए कि न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली की आप बात करें तो फ्लोरिकल्चर पे इस रिसर्च का संस्थान भी है। तो हमें कभी बार ये भी देखना है कि आपने, मैंने जैसे बताया कि ये देखो, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये किसका है, ये किसका है। चारों ऑप्शनों को देख लो, यदि आपको आता है कि डायरेक्टली कहाँ है, वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है, तो हम बताएंगे वाराणसी है, तो आंसर दो, फटाक से आंसर आ गया। कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आता, चारों में से हमें देखेंगे, तो ये देखेंगे दिल्ली की काय की है, बेंगलुरु में काय की है, हैदराबाद में काय की है, जिनमें से हम लोग नेगेटिव को हटा सकते हैं, तो अपने यहाँ वाराणसी बच जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा एक आंसर आपके सामने आ गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किन्नू इज ए एन इम्पोर्टेंट वेराइटी, है ना। तो किन्नू किसकी वेराइटी है, ये वाली किन्नू इज ए एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ, तो किसकी वेराइटी है किन्नू, ये बताना है। तो बताएं किन्नू किसकी है, जल्दी आंसर लगा लो फटाफट। किन्नू एक प्रमुख प्रजाति है, किसकी है। ठीक है, लगाओ फटाफट आंसर।
ठीक है ना। और ज्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि पेपर में हमें 200 क्वेश्चंस हल करना है 180 मिनट में। तो पूरा 1 मिनट भी नहीं मिल रहा हमें, है ना। 200 क्वेश्चंस 180 मिनट में हल करना है। 180 बोले तो 3 घंटे में। 3 घंटे में 3 घंटे में हमें क्या करना है, फुल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फटाफट लगाते रहिए। अब आता है किन्नू। तो हम देखेंगे किन्नू किसका है। तो इनमें से हम देखेंगे जी, तो लाए में सीधा सीधा नींबू है ना। ये हम देख रहे हैं क्या, लेमन है, लेमॉन्स बोलते हैं इसको। तो ये दोनों तो साफ साफ नींबू ही है ना, इसमें तो कुछ क्या नहीं है। नॉन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि इनमें से है। तो यदि ये नहीं है तो अपने आप आंसर क्या बता, मैंडारिन, यानी ये संतरा प्रजाति का है। किसका है, संतरा, संतरा में का है। तो संतरा प्रजाति को ही हम लोग की वैरायटी में आता है किन्नू। तो ऐसे हम छांटने का तरीका देखेंगे एग्जाम में, कि ये नहीं हो सकता तो ये हो सकता, ये नहीं हो सकता तो। यदि हमें डायरेक्टली अरे किन्नू क्या है, तो किन्नू आपने देखा होगा ठेले पर संतरे के बगल में ज्यादा पीले से होते हैं, वो जो है ना गोल बाटी टाइप के, वो होते हैं किन्नू। चलो ठीक है। उसके बाद आता है अगला, व्हाट इज द स्टमच ऑफ द बर्ड, यानी चिड़िया के पूरे पेट को क्या कहा जाता है, या चिक को क्या कहा जाता है। बर्ड या चिक के जो पेट होता है उसको क्या कहा जाता है। तो आंसर बता सकते हैं हम लोग, इसको क्या कहा जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कि रूमेन। तो रूमेन किस में होती है, तो रूमेन हम देखते हैं कि गाय भैंस में होती है। जबकि ये कौन है ना, ये कौन है, बर्ड चिड़िया है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे अपन क्वेश्चंसों को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिमूव करते चले जाओ। अब बेंट, बेंट क्या होता है, पक्षी की छेड़ करने की जगह को हम बोल सकते हैं बेंट, तो ये भी नहीं हो सकता। गिजार्ड भोजन को पीसने का होता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो ये एकदम ये सत्य हो गया कि ये ट्रू है, एकदम सही है बेली, ऐसे आंसर आएगा। तो पेपर में सॉल्व कैसे करना है ये आप सीखेंगे इसको, तो इस तरह से बता सकते हैं। तो यहाँ इससे भी कर सकते हैं, पक्षी यानी जो चूजे पक्षी हैं उनके पेट को क्या कहा जाता है, तो हम बता देंगे कि बेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेली। इस तरह से आंसर लगाना, हिंदी और इंग्लिश सेम देखते चलना है आपको। तो इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, ऐसे आप भी वहां पर एक क्या करें, विचार करें इस तरह से, तो क्वेश्चंसों को ज्यादा सॉल्व किया जा सकता है। अब आता मैंगो इज ए मोस्टली प्रोपेगेटेड बाय, यानी आम को किससे प्रसारित किया जा सकता है ज्यादातर। मोस्टली का मतलब क्या हुआ, ज्यादातर। तो लेयरिंग द्वारा किया जाता है, या इनार्चिंग द्वारा किया जाता है, या कटिंग द्वारा, या बडिंग द्वारा। तो ये प्रोपेगेशन की विधियां तो चारों हैं, ये तो अपन भी जान गए, है ना। ये हम जान चुके हैं कि ये विधियां चारों किसकी हैं, प्रोपेगेशन की। लेकिन बात किसको देखना है, मोस्टली। तो आम में प्राय प्रसारित किए जाने वाली कौन सी है, तो हम बताएंगे, बता कौन सी सही है इसकी विधि। तो इसमें आता है कॉमर्शियल। तो मोस्टली में हम बताएंगे इनार्चिंग। क्या होता है, इनार्चिंग। ठीक है, इनार्चिंग कैसे करते हैं आपको देखेंगे। इसमें एक मूल मेन पेड़ होता है ना, क्या होता है, मेन पेड़ लगा हुआ है गमले में, और उसके बाद उसकी जो ब्रांचेज हैं। तो कोई भी एक छोटा गमले का पौधा क्या करके, छोटा पौधा गमला में लगा है, उसे ला करके वो यहाँ से बांध सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। ऐसे इन दोनों के बीच में क्या लगा सकते हैं, कट लगा सकते हैं। तो ये गमले का ये पौधा इस पर रख दो, तो इसमें जब जुड़ जाएगा तब हम इसको क्या करेंगे, इस शाखा को, मूल ग्रंथ वाली शाखा को काट देंगे, तो इसमें चला जाएगा। हिंदी में इसको भेंट कलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भेंट कलम। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये मुख्य घर था, ये उसके यहाँ रिश्तेदार आया था, उसके यहाँ जब बना रहा, जब गया तो अपनी कलम उसको भेंट कर दी। हम भी रिश्तेदार आता है तो क्या करते हैं, नारियल सुपारी भेंट कर देते हैं। तो इसे भेंट कलम कह सकते हैं। और कक्षा 12वीं में आपने इसको इस तरह से चित्र में पढ़ के देखा होगा। ऐसे ही कुछ किताब या सीरीज में इस तरह के चिन्ह दिए रहते हैं ऐसे, और इसके बीच में जो है ना कट रहती है ऐसे ऐसे, है ना ये। उसके बाद अगले स्टेप में बताऊंगा आपको, जुड़ा हुआ बता देते हैं उसको ऐसे, ठीक ऐसे ये। अब यहाँ पर रस्सी से बांध दिया मैंने इसे आपको, ठीक है ना। ये जब जुड़ जाएंगे ना, तो मुख्य शाखा यानी जिसमें जड़ें होती हैं उसमें से अपनी एक कलम ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको भेंट कलम से भी जानते हैं। तो मोस्टली आम में क्या किया जाता है, इनार्चिंग की जाती है। ये बहुत अच्छी और सक्सेस विधि है। कैसी है, इनार्चिंग सक्सेस विधि है।
ठीक है। अब देखते हैं अगला, पूसा केसर बिलोंग टू दी विच द स्पीसीज। पूसा केसर किससे बिलोंग करती है, यानी पूसा केसर जो शब्द है वो किसको बिलोंग करता है, क्या है ये, गाजर है, मूली है, भटा है, क्या है पूसा केसर, तो ये बताना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो पूसा का मतलब हुआ, पूसा नई दिल्ली से है, और केसर, केसर का रंग कैसा होता है, सब जानते हैं केसर का रंग कैसा होता है, केसरिया रंग आता है ना, भगवान का झंडा फहरता है तो कहते हैं केसरिया रंग। तो केसरिया रंग कैसा होता है, गाजर जैसा। तो इनमें से कहीं ऐसा तो नहीं कोई गाजर हो, देख लो। तो हमने देख लिया कि केसरिया रंग किसका है, गाजर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैरोट। पकड़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है, नहीं आता तो भी पकड़ लिया हमने, सही है ना। तो ये तरीका बेहतरीन है। तो कई बार कुछ लोग है ना रट रट के जा रहे हैं, लेकिन वहां पर ये दिमाग नहीं लगा रहे कि ये दिमाग लगाया तो वैसे ही सॉल्व हो गया। तो व्यक्तित्व तो अपना भी ध्यान रखें, सब कुछ चीज रटने से ही नहीं होती, हर चीज आप रिमोट मत बनिए, कुछ अपना भी विवेक लगाइए, गारंटी से आप 10% एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं कहूँ भटा, भटा का केसरिया रंग हो सकता है, नहीं हो सकता, जे गया। टमाटर का केसरिया रंग हो सकता, नहीं हो सकता। फूल गोभी का केसरिया रंग हो सकता, नहीं हो सकता। तो अपने आप ही हमारे पास छट के क्या बचा, गाजर। क्या बताओ, सही है ना। ब्रिंजल का क्या है, बैगनी रंग है, तो बैगनी रंग नहीं हो सकता, सही है। फूल गोभी का बैगनी जे केसरिया रंग नहीं हो सकता, टमाटर का नहीं हो सकता, अपने आप से ऑप्शन क्या बचा, बी बचा। तो इस तरह से हमें छांटना सीखना है। तो ये यदि आपको पास मेरा सोल्ड पेपर ना हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसके अंदर पूरा सोल्व पेपर दिया, उसमें 2016, 2017, 2018, 2019 और 20 यानी अपडेट आज तक 23 तक का पूरे सोल्व पेपर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट दिए हुए हैं। तो चाहें तो उसे आप लोग, हाँ उसके अंदर टेस्ट सीरीज भी चल रही है तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ये प्रत्येक वर्ष इसी तरह से चलती रहती है। अब आती है कागजी लाइम, साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, लाइम। तो लाइम से हम सीधे सीधे पकड़ गए इसको, क्या लिखा है, लाइम लिखा है ना, लाइम से हम सीधे सीधे पकड़ गए इसको कि लाइम है ना, नींबू के संबंध में बात करें। तो देखो कागजी नींबू आ गया, कागजी लाइम आ गया। तो कागजी शब्द आ जाए तो आप समझ जाना है कि ये नींबू की ही बात कर रहा है, और कागजी एक वेराइटी है नींबू की, है ना। मोस्टली प्रोपगेशन जैसे आम में कही थी, वैसे ही इसमें इसमें कह दी मोस्टली, तो नींबू वर्गीय कैसे प्रसारित किया जाता है। तो हम जानते हैं इसमें नींबू वर्गीय में ग्राफ्टिंग इतनी सक्सेस नहीं होती, क्या ग्राफ्टिंग इतनी सक्सेस नहीं होती, ईयर लेयरिंग भी इतनी सक्सेस नहीं होती, इसमें बडिंग लगवाते ही नहीं है, अक्सर हार्ड स्टेम ले आएंगे, यानी नींबू की इतनी लंबी लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर की लंबी, और लगा देंगे उसमें तो उसमें पोंपे आ जाती हैं छोटी छोटी। तो ये लगा सकते हैं, हार्ड स्टेम कटिंग लगा सकते हैं, और उसके बाद गमले में लगा करके उसे व्यापार के लिए बेच सकते हैं, या पॉलीथीन में लगा करके भी नर्सरी तैयार की जा सकती है, ठीक है ना। अब आता है अगला, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शनों को पहचान के चलेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। अब आता है अगला हमारे सामने, एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर। यदि आप दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर यानी द्रव उर्वरक, द्रव माने लिक्विड और फर्टिलाइजर माने उर्वरक। आप उर्वरक तो दे रहे हैं लेकिन उसे घुल करके दे रहे हैं। फर्टिलाइजर तो हो गया कौन, जैसे यूरिया, क्या हुआ, जैसे कि यूरिया। अब यूरिया तो है लेकिन उसे पानी में घोल लिया है। अब जाते हुए पानी में हम लोग यूरिया डालते रहे तो वो पानी के साथ साथ में यूरिया लिक्विड फॉर्म में जाएगा, कहाँ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। जब लिक्विड फॉर्म में जाता है तो फर्टिलाइजर को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिगेशन, शब्द उसी पे ही ट्रांसफर होना है, किस पे होना है, फर्टिगेशन। तो हम लोग फर्टिलाइजर से ही आंसर ढूंढेंगे अब इसके अंदर। तो इनमें से आप देखेंगे तो अपने आप ये आंसर फर्टिलाइजर से फर्टिगेशन आ गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट में पेंच नहीं आ गया, शब्दों का खेल है ना। तो आप ये मैं कह रहा हूं, आप अच्छे से शब्दों का यदि अच्छे से अर्थ समझ लेते हैं तो 80% क्वेश्चन को तोड़ देंगे, सही है ना। मैंने हर शब्द को बताया, और ओरिजिनल पेपर है, आप 2023 का है ना, 2023 का उठा के देख लेना उसको, पेपर को। अब आता है हमारे सामने अगला क्वेश्चन, द नेशनल ब्यूरो ऑफ द एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, यानी
जो आनुवंशिकी है यानी वंश है या जीन है, जीनों का रिसोर्स कहाँ रखा जा रहा है हमारे देश के अंदर, वो स्थान बताना है हमें, है ना। ठीक है, क्या बताना है, वो स्थान, लोकेटेड का मतलब स्थापित कहाँ है, कहाँ नजर आ रहा है। तो इनमें से हमारे पास क्या आ गए, चार, यानी राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, है ना, संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। तो अपन बता सकते हैं, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे यहाँ से, NBA, है ना, G और R, है ना। तो इसके शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, NBAGR, कहाँ स्थित है। तो शॉर्टकट में भी आ जाए तो आप इसे फुल फॉर्म समझ लो, फुल फॉर्म समझ करके हम शॉर्टकट समझ लें, शॉर्टकट से हम लोग कभी ऐसा आ जाए कि NBAGR कहाँ स्थित है तो हम आंसर ढूंढ सकते हैं। तो लगभग हम लोग इनमें से उसी क्वेश्चंस को फिर से अपन दिमाग लगाएंगे कि कहाँ ये स्थित हो सकता है, कहाँ स्थित हो सकता है। तो आपने सबसे ज्यादा देखा होगा कि भारत के अंदर भैंसों की बात करें हम लोग, क्या है, एनिमलों में या तो उत्तर प्रदेश या फिर कहाँ पर होगा, पंजाब हरियाणा, उन स्थानों पर ये लगभग जाएगा, इससे ज्यादा आप नहीं जाएंगे। तो इनमें से हम ये दिमाग लगाएं कि यूपी में या तो पशु ज्यादा है, फिर गाय भैंस पे बात करें तो भैंसें कहाँ पर हैं, हिसार पंजाब हरियाणा, इनमें जाकर के, जैसे हम मुर्रा भैंस की बात करें तो ऐसे हम अंदाजा करें कि भैंसों का सबसे ज्यादा कहाँ चलता है, हिसार साइड में। तो कहीं इसमें है तो नहीं कहीं हिसार, तो इसमें क्या लिखा है, कहाँ, ये तो झांसी लिखा है यूपी, तो झांसी में तो है नहीं, इसका नास वगैरह का है। करनाल हरियाणा ये भी दिया है, तो करनाल हरियाणा दिया है या फिर हिसार हरियाणा दिया है, तो आप देखेंगे कि इसका हिसार में दिया गया है, क्या दिया है, हिसार में दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग छाट सकते हैं। जब राजस्थान में तो हम बात ही नहीं कर सकते इसमें। अब आता है अगला हमारे सामने, इस तरह से आप लगाना सीख लें। अब आता है फ्रॉस्ट एंड लो टेम्परेचर, यानी ठंड पड़ती है, तुषार कहते हैं गाँव में, फ्रॉग बन जाता है, फॉग बन जाता है, एंड द टेम्परेचर आर द कंट्रोल, फसल जहाँ खड़ी हो और उसे तुषार ना ले, यानी उसे क्या नहीं हो, सेल्स के अंदर बर्फ ना जमे, बचाना है पाले से, तो उसका टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए, क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो तुषार नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, फ्रॉस्ट नहीं लगेगा, लो टेम्परेचर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम बात करें कि बाग में पाला और निम्न ताप को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या करें कि टेम्परेचर बना रहे, इतना टेम्परेचर बना रहे कि पौधे के अंदर जो पत्तियां हैं उनमें बर्फ ना जमे, फ्रीजिंग ना हो, है ना। तो फ्रीजिंग होने से ही तो सेल्स मर जाती हैं, और रात्रि भर में, और जो सुबह होता है तो उसमें क्या होता है, जो पानी था वो लिक्विड से चेंज हो जाएगा गैस में, और पौधे की जो सेल्स थी वो मर जाती हैं। ठीक है ना। तो हमारे सामने क्या नजर आ रहा है इसके बाद, तो इसमें दिया कंट्रोल बाय द, इनमें से छांटना है, बाय स्मोक, है ना, स्क्रीन दिया है, बाय इरिगेशन, बाय फर्टिलाइजर, ये इनमें से कोई छांट के हमें देना है। तो हम इनमें से टर्म जो दी है उन्होंने, ABC, तीन टर्मों में से कौन कौन सी टर्म इसके लिए लागू होती है, तो बताते हैं हम लोग इसमें से, है ना। तो ये देखेंगे इसमें से, जिसमें दोनों में बोथ A एंड B, तो A और B, यानी ये इनका कहना है कि धुआं करें, क्या करें, धुआं करें वहां पर, और पानी दें, क्या ये ऑप्शन सही है। अच्छा, अब ठीक है, ये मान ली अभी। अब आता है बी नंबर पे, बहुत ए और बी, तो ए और बी, तो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर देने से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, वो तो केमिकल है, वो तो न्यूट्रिशन वैल्यू देता है, क्या देता है, न्यूट्रिशन वैल्यू, तो इसका तो अपन लोग क्रॉस लगा दो। तो अब बचे दो, जहां में दो ऑप्शन मिल रहे हैं वो लगा दो। तो बी और सी मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे, तो ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, ओनली सी, ओनली सी, सी है ही नहीं, स्पष्ट है, अपने आप आंसर बच गया, बोथ ए एंड बी, छांट लिया ना। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा इन्हें क्रैक कर सकते हैं। भले ही आप कहीं भी पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या अदर स्टेट्स से पढ़ रहे हो, पर ये मेरा सॉल्यूशन लगाने का जो तरीका है, क्या है, तरीका है, आज से 24 साल पुराना चल रहा है ना। तो इस तरह से मेरे जो बच्चे हैं वो ज्यादातर परसेंटेज कैसे निकल जाते हैं, इस बार पूरा कंपटीशन का लगभग मेरे जो बच्चे 82% के करीब सिलेक्ट हुए। तो लास्ट में जो बच्चे बचते हैं मेरे अंत के महीने में,
उनको मैं बैठा के इसी तरह से इनको सॉल्व कराता हूँ, तो इस तरह से वो पकड़ लेते हैं। तो किताबें अकेला रटना ही नहीं है, किताबों के साथ साथ में उसका नॉलेज भी लगाना है क्रैक करने का। ठीक है ना। अब आती है अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देखते हैं क्या फेस करना है। रूट रॉट, रूट माने होती है सबको पता है जड़, है ना, और रॉट माने होती है सड़न। क्या होती है? सड़न। तो हम देखेंगे कि जड़ गलन या सड़न कह सकते हैं हम लोग, तो जड़ गलन या जड़ सड़न कहेंगे। क्या कहेंगे? सड़न, सड़ना या गलना। ठीक है ना। ये तो ऑफ द कॉटन, कपास की क्या जड़ सड़न बीमारी का कारण कौन है? कॉज्ड बाय, यानी कारक कौन है इसका, फैक्टर कौन है इसका, कारण कौन है इसका, कॉज्ड कौन है इसका। तो इनमें से देखेंगे, अब इनमें से हम छांटते हैं। तो इसमें से मान लो इसको देख लें, पिंक बॉल वॉर्म, सीधा सीधा कीट है। क्या है? कीट है। तो कीट तो कभी लगा ही नहीं, बीमारी तो होती नहीं है, ये कीट है, ये बीमारी है। तो ऑप्शन यही खत्म हो गया अपने आप। देखो क्या पेपर बनाया उसने, है ना। थोड़ा भी वो हमारे यहाँ पढ़ लेना तो क्रैक कर देगा उसको। तो ये तो कीट है, तो ये तो आंसर ही खत्म हो गया। चाहिए। और वायरस जड़ में लगता नहीं है, ये भी बात खत्म हो गई। वायरस तो जड़ में जाएगा नहीं। वायरस कहाँ लगता है ज्यादातर? एयर पार्ट्स में, जो जमीन से बाहर यानी सॉइल से बाहर के पार्ट्स होते हैं ना, उनमें अटैक करता है। ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शन हो गए, तो इसका मतलब 50-50 में पहुंच गए। अब इनमें से हम छांट लेते हैं। क्या बैक्टीरिया जड़ में जा सकता है? जा सकता मानते हैं, लेकिन ज्यादातर सॉइल के अंदर बीमारियां 80% तक लगभग फफूंदी से लगती है, फंगस से, फंजाई से। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, तो आप फंजाई पान से लगाएंगे, राइट निकलेगा। सही है। तो ऑप्शनों को देखें, फास्ट करें इस तरह से, तो आप इसमें से कवक आंसर लगा सकते हो। चलो अगला देखते हैं हम। पजेंसी यानी चिरपरापन, है ना। पजेंसी बोले तो चिरपरापन। लोग इधर में कैसे हैं इसको, तीखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीखा या, हाँ तीखा या चिरपरा भी बोलते हैं हमारे इधर। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? चिरपरा, यानी पजेंसी बोलेंगे इंग्लिश में। कौन? पजेंसी कौन? चिली, चिली बोल रहे हैं तो मिर्च। तो मिर्च में, है ना, मिर्च में तीखापन है। मिर्च को हमने काय में लगाया? जीभ पे लगाया, तो एकदम चिरपर आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो वो इसमें कौन सा केमिकल है जो हमारी आंखों के लिए कैसा है, वो सॉरी जीभ में चिरपरापन या पजेंसीपन लाता है, चिरपराहट लाता है। तो इनमें से हम देखेंगे, वही ऑप्शन फिर से लगाएंगे। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड क्या पाई जाती है? ये तो गैस है, तो ये तो गैस नहीं होती है। गैस नहीं है, नहीं गैस होती तो हम तो उसको काटते, क्या नाम है इसको, मिर्ची को काटते, और काटते ही हमारी जीभ चिरपरी हो जाती। तो ये है ही नहीं, सीधा सीधा। दूसरा थाइमिन क्या है, बताएं। थाइमिन क्या है? थाइमिन क्या है? नहीं है यार, बताओ। है विटामिन, सीधी सीधी बात है, तो इसमें नहीं हो सकता। हो गया विटामिन। अब आती है कुकुरमिन्स, किस में है? हल्दी में होती है, कद्दू में होती है, किस में होती है? बताओ। ये कद्दू वाली कुकुरमिन्स है ना। कुरकुमिन क्या लिखा है, सॉरी, कुरक्यूनिन। हाँ, कुरक्यूमिन लिखा है। हाँ, ये भी नहीं होती इसमें। सही है। तो अपने आप क्या बचा है इनमें से? केवल एक ही ऑप्शन बचा है, कैप्सेंसिन, जो कि आप याद करें तो, यदि मिर्ची का नाम याद रखें तो मिर्ची का नाम क्या है? कैप्सन होता है ना, एनम। तो ये साफ साफ लिखा है कैप्सन। साइंटिफिक नेम से ये पता कर लिया कि यही आंसर है इसका, इसके लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मिर्ची का साइंटिफिक नेम याद है, कैप्सन है, तो ये साफ साफ लिखा है कैप्सन। सही है ना। तो इससे कैप्सन में कौन सा, कैप्सन नामक केमिकल पाया जाता है। तो ये अपने आप हट गए सब। ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्टिमम लेंथ ऑफ द स्टेम कटिंग, यानी हम कटिंग के लिए जो तना लेंगे उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, लंबा कितना होना चाहिए। तो लंबा हमारे लिए कटिंग के लिए क्या होना चाहिए? ये तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये ज्यादा छोटा हो जाएगा। लगभग 30, यानी 1 फुट से आधा फुट से 1 फुट, यानी इतने से इससे दुगने तक हो बस।
इतना हमारे लिए, और पेंसिल की मोटाई का हो, है ना, तो वो होगा, तो ये आएगा आंसर। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। ये थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा जाएगा, इससे भी छोटा होगा तो बता। जबकि 50% तो लगाना होता है। जैसे हमने पॉलीथिन में मिट्टी भर ली, क्या भर ली, पॉलीथिन में मिट्टी भर ली, और इसमें हमने लगाया, और उसकी हाइट कितनी है, 50% तो लगभग जाता ही जाता है बॉडी इसकी, है ना, अंदर। तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ऊपर कम रह जाएगा, तो इसलिए हमें इससे थोड़ा सा लेंथ ही लेंगे। तो लगभग कितना लेना चाहिए, 30 से वो 10 से 30 सेंटीमीटर लेंथ की लेंगे हम लकड़ी, तो ये अच्छे से काम करेगी। ठीक है, अगला है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर, है ना, अदर 3 ऑन द बेसिस ऑफ द क्रॉपिंग सीजन। तो सीजन के आधार पर, यानी कौन कौन से सीजन हमें पता, 3 सीजन है। कौन से है, खरीफ है, कौन सा है, खरीफ है, रबी है, और दूसरा कौन सा है हमारे सामने, खरीफ, रबी और जायद। इनमें से हम ये देख लेंगे, जायद। 3 सीजन यदि हमें याद है तो फटाक से पहचान लेंगे। तो फसल की ऋतु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल अन्य 3 से भिन्न है। अन्य 3 से 4 है ना, तो 4 में से 3 कौन सी भिन्न है, अलग। 3 बता रहा ना, 3 भिन्न होंगी, यानी 3 एक सीजन की होंगी, तो एक अकेली एक सीजन की होगी। तो गेहूं कब होता है, रबी में होता है। चना कब होता है, रबी में होता है। तो दो तो है ही नहीं, ये फाइनल हो गई। सरसों कब होती है, रबी में। चना और गेहूं के साथ करते हैं, तो अपने आप बाजरा आंसर आ गया। सही है। तो सीजन को 1 मिनट में पहचान, कितना क्वेश्चन इजी आते हैं पीएटी में। अब आता है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द नाबार्ड। ये है बैंक, क्या है, बैंक है। इस बैंक का हेड क्वार्टर यानी हेड ऑफिस कहाँ है, क्या है, हेड ऑफिस कहाँ है, तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का इसका नाम है उसका पूरा। इसके बाद इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो इसमें से देखो आप, बेंगलोर में है, नागपुर में है, न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, ये छांटना होगा। देखो न्यू दिल्ली में ये है नहीं, हमें पता है, बेंगलोर में है नहीं, नागपुर के नहीं है, पर महाराष्ट्र के मुंबई में है ये मौजूद है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आया है। तो इसको, ये तो आपको नाम तो स्थापित का तो नाम ही याद रखना है, इसका कोई कैलकुलेशन अलग से नहीं कह सकते। अब आता है हमारे सामने, डरिंग द बोटलिंग, है ना, बोतल बंदी के समय, डरिंग द बोतलिंग द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर साइरप। यानी जब बोतल बंदी कर रहे हैं, कांच की एक बोतलें होती हैं, बोतल बंदी कर रहे हैं, मतलब जब शक्कर का पानी और शक्कर का घोल होगा, इसे क्या बोलते हैं, साइरप, सीरप बोल सकते हैं, साइरप बोलेंगे। तो उसमें कितने परसेंट शक्कर हो पानी में, जिसमें हम लोग फल डालें, और जैसे हम लोग मुरब्बा कहेंगे बाद में। ठीक है ना, तो मुरब्बा को इस सीरप में डायरेक्ट पूछ सकता शक्कर की, उसने क्या इतनी लंबी बात कह दी, तो सरल भी कर दी, और आप क्वेश्चंस बता सकते हैं आप। तो कितनी परसेंट लगभग शुगर होना चाहिए उसमें, तो हम लोग देखते हैं 10-20% तो कुछ होता ही नहीं है, 5-10 पे भी कुछ नहीं होगा, 25 से लगभग ऊपर ही जाना चाहिए। तो लगभग जाना चाहिए कितनी, 25 से 50% के आसपास जाना चाहिए। कितनी चाहिए, इतने, तभी वो मीठे लगेंगे, नहीं तो इतने इतनी वाली शक्कर वाले तो सब फीके लगेंगे। वो हम कहेंगे मुरब्बा तो लाए हैं, पर कैसे है वो, फीके लगेंगे। तो लगभग हमें 50% के आसपास तो होनी चाहिए। ठीक है, बोतलबंदी के समय शर्करा चाशनी की औसत सांद्रता क्या होगी, तो हम बता सकते हैं डी, 25 से 50%। अगला है हमारे सामने, विच टाइप्स ऑफ द सॉइल आर द नॉट फाउंड इन द मध्य प्रदेश। तो बता भाई, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है मध्य प्रदेश में इनमें से। तो आप जिस क्षेत्र में अभी मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, उनमें से आप आंसर बताएं कौन सा सही है। तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। पूरा शिवपुरी के जिले से लेकर के गुना, जबलपुर, इंदौर इलाके तक चले जाओ तो कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल लगभग मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सॉइल है।
तो ये तो हमारे पास है ही, पर पाई कौन सी नहीं जाती, ये बात है। नोट लगी है, नोट को मत भूल जाना, और नहीं तो इस ब्लैक को लगा के चले जाना कि मध्य प्रदेश में कौन सी सॉइल पाई जाती है। नोट वही सो आप लगा के आ जाएंगे बाहर, बाद में पता पड़ेंगे कि भाई साहब इसमें तो नोट लगी। बस तो ये विशेष ध्यान रखें कि नोट को कहीं भूल ना जाए। ठीक है ना। तो ब्लैक भी है, रेड भी है, सी ब्रिजलेस है, अपना रेड सॉइल हैगी, है ना। और पीटी सॉइल भी हैगी। लेकिन एरिड यानी सूखी वाली जो है, जो राजस्थान में पाई जाती है अक्सर, कौन सी, एरिड जोन में पाई जाती है, जो है राजस्थान के अंदर मिलती है ये वाली। तो मध्य प्रदेश में लगभग ये वाली सॉइल नहीं होगी, ये राजस्थान में मिलती है, जहाँ पर बेरी आदि की खेती ज्यादा होती है, खजूरों की खेती भी होती है काफी ज्यादा। तो एरिड जोन में मिलती है, साफ साफ लिखा, पहचान लो एरिड। हमारे मध्य प्रदेश में एरिड का शब्द का उपयोग ही नहीं होता कहीं। एरिड कहाँ पर है, राजस्थान है पूरा, है ना। तो आप ये अपने आप ही हम इन शब्दों को जानकारी कह देंगे, एरिड तो हमारे एमपी में ही नहीं, एरिड राजस्थान में, तो यही आंसर अपने आप लग जाएगा। सही है। तो कितना अच्छा पेपर बनाया किसी ने। अब आता है हमारे पास क्रॉप ग्रोविंग टू द प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप फ्रॉम द, है ना, क्या लिखिए, वेगारीज ऑफ द नेचर एंड द ऑल्सो द, है ना, रेंडर सपोर्ट टू द क्रॉप इज नो एज द, है ना। तो क्या सपोर्ट करते हैं इसमें देखें, तो मुख्य फसल को प्रकृति की अनियमितताओं से बचाने के लिए, प्रकृति की अनियमितता लगभग कौन है, एनवायरमेंटली ये सबसे ज्यादा, और मुख्य फसल को सहारा देने के लिए उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। तो आपने देखा होगा जब मरीज पड़ा होता है पलंग पे, तो उसकी हेल्प कौन करता है, नर्स करती हैं। तो हम लोग इस बात को समझ जाए यहाँ से कि मुख्य फसल को प्रकृति की अनियमितताओं से, यानी प्रकृति परेशान ना करे, तो या हम लोग भी जुकाम खांसी हो जाता है प्रकृति में, तो कौन हमारी सुरक्षा करता है, डॉक्टर या नर्स कहेंगे। तो इसमें से हम देख लेंगे नर्स क्रॉप कौन सी है। एक, मुख्य फसल को सहारा देना है किसी भी इसके लिए, तो उसे उसे के साथ में और फसलें भी उगा दो जिससे वो उसके क्या ले, प्रोटेक्ट ले सके, तो ऐसे फसल को क्या बोलेंगे हम लोग, नर्स क्रॉप कह सकते हैं। ठीक है ना। चलो अगला है हमारे सामने कौन सा, कोई विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द नॉट एज ए सॉइल कवर क्रॉप। तो इसमें देखो नॉट फिर आ गई, नॉट वाले क्वेश्चंस को विशेष गौर से ध्यान दें। नॉट लगे ना तो तुरंत ही वहां पहचान लेना इसमें नॉट लगी है। अब नॉट दिमाग से हो गई ना तो उल्टा आंसर लग जाएगा इसका। तो ऐसा कह रहा है कि जब पानी की बरसात हो रही हो, तो पानी तेजी से गिर रहा हो, तो मिट्टी को कवर करने वाली कौन सी फसल नहीं है इनमें से, क्योंकि मिट्टी का कटाव रोकना है। तो मिट्टी कटाव रोकना है तो आपको ऐसी फसलें उगाना पड़ेंगी जो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर लें। तो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कौन सी कर सकते हैं, जिसकी चौड़ी पत्ती होंगी, चौड़ी पत्ती वाली कवर करेंगी, और जो चौड़ी पत्ती की नहीं होगी वो कवर नहीं करेगी। सीधी बात हो गई ना। अब इनमें से छांट लो, ऑप्शन फटाक से मिल जाएगा। तो आप देख लो इनमें से कौन सी ऐसी फसल है, बताओ जल्दी, आप खुद ही बता दोगे, बताओ, छांट के बताओ इनमें से कौन सी है, बताओ बताओ जल्दी। इनमें से बिना दलहन फसल कौन सी है, सकरी पत्ती वाली, सकरी पत्ती वाली इनमें से कौन सी है। हाँ तो नॉट लगी है इसलिए मक्का आएगा इसका आंसर, सीधा सीधा हो गया। ठीक है जी। हमारे पास क्या हो गया, उड़द, क्या हो गया, उड़द हो गया। जो गौर हो गई, गौर को गौर ही बोलते हैं हम लोग। सोयाबीन है, इसकी भी चौड़ी पत्ती है। तो ये तीनों दलहनी फसल में आते हैं, अकेला यही बचा तो आंसर आ जाएगा अपने आप ही। तो ये मिट्टी को कवर कर लेती हैं, पत्तियां बड़ी होती हैं, पानी बरसेगा तो मिट्टी नहीं कूदेगी। ये कहाँ से आया है, सॉइल इरोजन से। ये क्वेश्चन कहाँ से बना है, मिट्टी कटाव से बना है। तो मिट्टी कटाव की डायरेक्ट बात न पूछते हुए उसने क्या बात है समझ के गई है कि ऐसी कौन सी फसल है जो मिट्टी कटाव को रोके, दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे इसको, मिट्टी कटाव को रोकने वाली फसलें कौन कौन सी हैं। तो ये आंसर दे सकते हैं, कवर क्रॉप कहिए, साथ सीधा क्या कहिए, कवर जो कि मिट्टी को ढक ले, तो कवर क्रॉप हो गई।
अब क्या बता, मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वेइंग, ये इंजीनियरिंग में से आ गया, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो सर्वेइंग के उसने दो टर्म्स दिए हैं आपको, क्या दिए हैं, टर्म्स दिए हैं आपको। तो टर्म में क्या दिया, टू प्रिपेयर मैप, यानी सर्वेइंग का मुख्य उद्देश्य, मेजर का मतलब है मुख्य उद्देश्य सर्वेइंग का क्या है, क्या मैप तैयार करना होता है, टू प्रिपेयर द इरिगेशन चैनल एंड द कैनाल्स बनाने के लिए होता है। इनमें से कौन सा सही है, सही है ना। तो सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य बताना, इनमें से कौन सा है, बताइए जल्दी बताओ, फटाफट लगाओ दिमाग। ठीक है, लगाओ दिमाग, बताओ कौन कौन सा है। यानी भू सर्वेक्षण हम क्यों कराते हैं, उसका उद्देश्य बताना है। कितना सरल क्वेश्चन दिया है, गजब। सर्वेक्षण में हमें क्यों कराना होता है, तो सबको पता है कि हम जमीन को नाप रहे हैं। भाई सर्वेक्षण का मतलब है सीधा सीधा जमीन को नापना। तो जमीन नापने के लिए हमारे पास एक ही है कि जमीन नापेंगे तो उसकी मैप तैयार होगा, ये तो फाइनल है कि मैप तैयार होना है कि हमारा फार्म की लाइन किधर गई है। अब हमारे पास पटवारी आता तो वो बता देता तुम्हारा खेत यहाँ है, इतना इतना एरिया है। अब इतना एरिया तो बोर लगवाया है मैंने, तो उसके लिए कितनी पाइप लगेगी, कितना जल निकास की पाइप लगेंगी, तो सब कुछ किससे पता लगेगा, नाप से ही तो पता लगेगा। तो हम लोग नाप से पता कर सकते हैं इनमें से। तो कौन ओनली वन, क्या अकेले मैप मैप के लिए करवाएंगे, क्या करवाएंगे, क्या मैप मैप के लिए करवाएंगे, अच्छा। क्या ए और बी दोनों के लिए करवाएंगे, क्या सी नाइदर वन नाइदर एंड टू, ना तो एक को ना दूसरे का वाले का, ओनली टू केवल ये कराएंगे, नहीं। यदि हम लोग क्या करवाएंगे, मैप बनेगा, नाप तोल करेंगे तो कागज पे क्या बनेगा, मैप तैयार होगा, और मैप से हमें पूरे खेत का एरिया पता पड़ जाएगा। इससे हमें सिंचाई नालियां, जल निकास नालियां, कैनाल्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों उद्देश्य को विशेष ध्यान रखेंगे, दोनों उद्देश्य से। तो दोनों उद्देश्य में से कौन से फटाफट छांट लो, बी आंसर सही है ना, बोथ ए एंड बी दोनों उद्देश्य हमारे सामने सही है। ठीक, अब आ गया हमारे सामने कौन सा है, SRI, कॉन्सेप्ट इज द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द राइस, है ना। धान की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए श्री विधि का प्रयोग किया गया, ये देखा देखो SRI श्री विधि का, है ना, सिस्टमेटिक राइस इनिटेशन आ गया। तो हाँ, चेंजिंग द मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट चेंज किया जाता है। तो किसका चेंज किया जाएगा, क्या पानी का किया जाएगा, या प्लांट का चेंज किया जाएगा, या सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स का किया जाएगा। अभी तक हम लोग धान कैसे लगाते थे, केवल नर्सरी लगाई और नर्सरी से पौधे उखाड़े और कहाँ लगा दिए, खेत में लगा दिए। तो वो विधि में हम लोग मचा करके लगाते, पडलिंग करके लगाते थे, है ना, खांचा करके लगाते थे। ये खांचा करके लगाने वाली विधि नहीं है, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव किए गए हैं नर्सरी में, है ना, क्या बदलाव किए गए हैं धान लगाते समय, तो ये देखना है। ठीक है, तो क्या इसमें से कि वाटर में चेंज की गई है, प्लांट में चेंज की गई है, या सॉइल एंड न्यूट्रिएंट दोनों में चेंज की गई है, इनमें से किस किस में चेंज की गई है। तो ओनली यहाँ दिया ए नंबर, ओनली ए और सी। तो ए का मतलब हुआ वाटर और सी का मतलब सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी इसमें प्लांट को छोड़ दिया है। दूसरे में दिए आल, ए बी सी तीनों को ही सही बता रहे हैं। अब आता है ओनली बी, अर्थात यानी प्लांटों में चेंजिंग की जाती है, नहीं। अगला है ओनली ए, केवल एक वाटर में चेंज की जाए। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें ए और सी दोनों की प्लांटों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वाटर कम लगता है, बहुत ही कम लगता है, वाटर का मैनेजमेंट हो जाता है। जब वाटर मैनेजमेंट होता है तो इसके न्यूट्रिएंट्स भी मैनेजमेंट हो जाते हैं, अर्थात इसमें पानी की बचत बहुत होती है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी क्या है, कम जरूरत होती है। तो SRI विधि से धान करेंगे तो पानी की बचत होगी, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स की भी क्या होगी, मेजर हो जाएंगे, यानी ये प्रबंधित तो हो जाएंगे, अर्थात ये कम लगेंगे। तो खेत की फर्टिलिटी भी कम होगी, इसमें कीट और रोग भी नहीं लगेंगे, क्या
कीट रोग भी कम लगेंगे। जब पानी कम भरेंगे ना तो कीट और रोग भी धान में कम लगेंगे। क्या लगेंगे? कम, लेस लगेंगे। तो फिर लागत भी कम हो जाएगी। तो श्री विधि को अच्छे से पढ़ना, धान में नोट्स में दी है ना पूरी, उसमें साफ साफ फैक्टर लगे ना, वही फैक्टर सेम टू सेम आए उसके नोट्स के। इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चंस हुए। आपको कैसा लगा आप उसमें कमेंट में दें, हमें बताएं। और ऐसे ही वीडियो यदि आप चाहते हैं तो अपने दोस्तों को बताएं और इनको शेयर भी करें वीडियो को। और लाइक और कमेंट जो भी आपको अच्छा लगे वैसा बताना। और आपको यदि पेपर सॉल्व करने के तरीके अच्छे लगे तो आप उसे कमेंट में बताएं कि तरीका कैसा लगा आपको। ठीक है ना? बेस्ट ऑफ